Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about Charles Darwin and his theory of natural selection. First of all, something about Charles Darwin. Charles Darwin was born in Shrewsbury in Western England in 1809. He joined the expedition on Beagle to South American coastline. उसने साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन की तरफ एक मुहिम ज्वाइन की. एक्सपीडिशन मीन मुहिम ऑन बीगल. बीगल SHM बीगल शिप का नाम था. तो ही ज्वाइंड द एक्सपीडिशन ऑन बीगल टू साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन. साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन की तरफ, साहलों की तरफ उसने एक मुहिम ज्वाइन की, एक मुहिम का हिस्सा बना. He observed and collected thousands of specimens of diverse fauna and flora of South America. उस मुहिम के दौरान उसने हजारों किस्मों के एनिमल्स और प्लांट्स स्पीशीज का मुशाहदा किया और उनको इकट्ठा किया. साउथ अमेरिका की हजारों किस्मों के प्लांट्स और एनिमल, डाइवर्स फाना और फ्लोरा का ऑब्जर्वेशन की और उनकी कलेक्शन की. उसने क्या ऑब्जर्व किया? डार्विन्स ऑब्जर्वेशंस. नंबर 1, fauna and flora of the region. Darwin observed that the fauna and flora of the different region of the continent had a definite South American stamp, very distinct from the life forms of Europe. डार्विन ने ये बात ऑब्जर्व की कि इस कंटिनेंट के मुख्तलिफ हिस्सों के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ऊपर खास तौर पर साउथ अमेरिका की स्टैंप लगी हुई है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलते हैं. वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ फॉर्म ऑफ यूरोप. यूरोप की लाइफ से बाकी यूरोप में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से वो कहीं डिफरेंट है. तो पहली ऑब्जर्वेशन जो डार्विन ने ली साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन्स पे, Darwin observed that fauna and flora of different regions of the continent had a definite South American stamp, very distinct from the life form of Europe. जैसे मैंने कहा कि उस इलाके के प्लांट्स और एनिमल्स खास तौर पर साउथ अमेरिका में ही मिलते हैं और वहाँ के प्लांट्स और एनिमल यूरोप के दूसरे प्लांट्स और एनिमल से कहीं मुख्तलिफ. नंबर 2, साउथ अमेरिकन फॉसिल्स. डार्विन ने साउथ अमेरिका के फॉसिल्स को भी ऑब्जर्व किया. फर्दरमोर, साउथ अमेरिकन फॉसिल्स दो क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पीशीज. जैसे मैंने कहा कि साउथ अमेरिका के फॉसिल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किए और ये बात देखी कि साउथ अमेरिका के फॉसिल्स अगरचे मॉडर्न स्पीशीज से क्लियर कट मुख्तलिफ हैं, लेकिन वर डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन इन द रिजेम्बलेंस टू द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ दैट कॉन्टिनेंट. वो फॉसल भी टिपिकली साउथ अमेरिकन हैं, उनके ऊपर भी साउथ अमेरिका की स्टैंप लगी हुई है. वहां के फॉसल भी उसी इलाके के लिविंग प्लांट्स और एनिमल से रिजेंबल करते हैं. दुनिया में किसी और लिविंग प्लांट और एनिमल से वो रिजेंबल नहीं करते. The South American fossils, though clearly different from the modern species, अगरचे साउथ अमेरिका के फॉसल मॉडर्न स्पीशीज से अच्छे खासे मुख्तलिफ हैं, क्लियर कट मैनर में मुख्तलिफ हैं, वह डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन, वो भी साउथ अमेरिका में ही मिले हैं.
उनकी रिजम्बलेंस जो है वो साउथ अमेरिका के लिविंग प्लांट्स और एनिमल से ही है। देन फाना ऑफ गैलापागोस। गैलापागोस चेन ऑफ आइलैंड है साउथ अमेरिका के पास। A particularly puzzling case of geographical distribution was the fauna of the Galapagos Island. एक खास तौर पर हैरान करने वाली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलाकाई फैलाव एनिमल्स का गैलापागोस के आइलैंड पे पाया गया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक हैरानकुन जो केस था, एग्जाम्पल थी, वो गैलापागोस के आइलैंड पे मौजूद एनिमल्स थे। Most of the animal species on the Galapagos live nowhere else in the world. गलापागोस के आइलैंड पे पाई जाने वाली ज्यादातर स्पीशीज जो हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लिव nowhere else in the world, दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। Although they resemble species living on the South American mainland, अगरचे वो साउथ अमेरिका की मेनलैंड से मिलती हैं, लेकिन वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। गलापागोस के आइलैंड जो हैं वहां पर मौजूद एनिमल स्पीशीज सिर्फ गलापागोस में ही पाई जाती हैं और उनकी रिजेम्बलेंस अगरचे साउथ अमेरिका की जो मेन जमीनी इलाका है, मेनलैंड है, उससे रिजेम्बल जरूर करती हैं, लेकिन वो दुनिया में और कहीं नहीं है, सिर्फ गलापागोस में पाई जाती है। इट वॉज एज दो the island were colonized by plants and animals that strayed from the South American mainland and then diversified on the different islands. कुछ यूं हुआ होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो आइलैंड पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो साउथ अमेरिका की मेनलैंड के साथ इकट्ठे रहते होंगे, लेकिन किसी वजह से, किसी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो मेनलैंड से सेपरेट हो गए एंड देन दे डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट आइलैंड्स। जब वो मेनलैंड से सेपरेट हुए, मुख्तलिफ आइलैंड्स में बट गए, तो हर आइलैंड पे वो जाकर उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ कर लिया, वो डाइवर्सिफाइड हो गए। इट वॉज एज दो the island were colonized by plants and animals that stayed from the South American mainland. Islands जिनके ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स कॉलोनियां बनाए हुए थे, वो साउथ अमेरिका की मेनलैंड से मुख्तलिफ हो गए, स्ट्रेड अवे, सेपरेट हो गए, दूर चले गए, एंड देन डाइवर्सिफाइड, और फिर वहां प्लांट्स और एनिमल मुख्तलिफ हो गए ऑन द डिफरेंट आइलैंड, मुख्तलिफ आइलैंड्स में। Among the birds Darwin collected on the Galapagos were 13 type of finches. Galapagos के आइलैंड्स पे डार्विन ने 13 टाइप्स की फिंचेस, एक खास किस्म के बर्ड्स, स्पैरोज, चिड़िया नुमा बर्ड्स जो थे वो कलेक्ट किए। आल्दो क्वाइट सिमिलर, वो जो 13 टाइप की फिंचेस थी उनमें बहुत हद तक वो सिमिलरिटी थी, बट दे सीम टू बी डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज मालूम होती थी। गलापागोस के आइलैंड पे जो उसने 13 किस्म की फिंचेस कलेक्ट की, अगरचे वो उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, लेकिन वो मुख्तलिफ स्पीशीज थी। सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड, कुछ उनमें से, कुछ फिंचेस की टाइप्स में से कुछ टाइप तो ऐसी थी जो सिर्फ एक ही आइलैंड तक महदूद थी, यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड, किसी एक आइलैंड तक महदूद थी, while other species were distributed on 2 or more islands that were close together, और कुछ स्पीशीज, ज्यादातर कुछ स्पीशीज ऐसी भी थी जो 2 या 3 आइलैंड जो करीब तरीन थे उन तक महदूद थी। ये सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेंडल 1836 में वापस ग्रेट ब्रिटेन आया। After returning to Great Britain in 1836, Darwin perceived the origin of new species and adaptation are closely related process.
डार्विन ने बात महसूस की कि नई स्पीशी का बनना और अडेप्टेशन दोनों प्रोसेसेस के बीच में कोई करीबी रिश्तेदारी है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डार्विन perceived the origin of new species and adaptation as closely related process, कि नई स्पीशी का बनना और अडेप्टेशन दोनों का करीबी तल्लक है, या वो यूं कहिएगा कि नई स्पीशी बनती है ड्यू टू अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की वजह से नई स्पीशी बनती है। जैसे हाँ, वो लाइन लिख रहा है, अ न्यू स्पीशी वुड अराइज फ्रॉम इंसेस्ट्रल फॉर्म, नई इंसेस्ट्रल फॉर्म अबॉयदाद स्पीशीज जो हैं उनसे नई स्पीशी बनती है बाय द ग्रेजुअल accumulation ऑफ अडेप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि इंसेस्ट्रल स्पीशी किसी एक इलाके में रहती, लेकिन किसी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई, उनके इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गए, तो उन मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अडेप्ट किया, और ये अडेप्टेशन आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होती गई और वो नई स्पीशी बन गई। जैसा कि अभी आप जरा देखिएगा, ये स्नेल दिखाए हैं, सपोज किया ये जो ग्रीन शेल वाले हैं, दे आर दी इंसेस्ट्रल स्पीशीज, ये इंसेस्ट्रल स्पीशीज हैं, ये किसी एरिया में रहते थे। फिर क्या हुआ, जमीनी तब्दीलियों की वजह से उनके जियोग्राफिकल बैरियर बन गया, ये मैंने माउंटेन्स बना दिए, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, कुछ जो मेंबर्स थे इस एक तरफ चले गए, कुछ दूसरी तरफ चले गए। अब दोनों साइडों पे इन्वायरमेंट मुख्तलिफ था, इस तरफ वालों ने मुख्तलिफ तरीके से अडेप्ट किया और इस तरफ वालों ने मुख्तलिफ तरीकों से अडेप्ट किया। तो जब मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में चले गए, उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अडेप्ट किया, तो ओवर मैनी जनरेशन अडेप्टेशन इकट्ठी होती गई और कई जनरेशन के बाद वो मुख्तलिफ स्पीशीज बन गई। तो ये थी इंसेस्ट्रल स्पीशीज, ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट हो गए, हर इन्वायरमेंट में जो इस तरफ वाली थी उन्होंने और तरीके से अडेप्ट किया, जो इस तरफ वाली थी उन्होंने और तरीके से अडेप्ट किया, और आफ्टर मैनी जनरेशन वो इतनी ज्यादा मुख्तलिफ हो गई कि मुख्तलिफ स्पीशीज बन गई। यही वो बात कहना चाह रहा है। अगर आप देखें तो वो कहता है कि आफ्टर रिटर्निंग टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1836, डार्विन perceived the origin of new species and adaptation are closely related process। डार्विन ने ये बात ख्याल की, उसको ये बात महसूस हुई कि नई स्पीशीज के बनने में और अडेप्टेशन में गहरा तल्लक है। A new species would arise from the ancestral form, एक नई इंसेस्ट्रल फॉर्म से एक नई स्पीशी बनती है by the gradual accumulation of adaptation to different environment। जब वो इंसेस्ट्रल स्पीशीज मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जाकर अडेप्ट करती हैं, तो ग्रेजुअल accumulation ऑफ अडेप्टेशन की वजह से वो नई स्पीशीज बन जाती हैं, और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्यों जाती हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर। मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि इंसेस्ट्रल स्पीशीज किसी एक हैबिटेट में रह रही है, वो उस ओरिजिनल हैबिटेट से सेपरेट हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर। बैरियर के एक तरफ इन्वायरमेंट और हो गया, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट और हो गया, और फिर उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से अडेप्ट किया। तो ओवर मैनी जनरेशंस, अडेप्टेशन के बाद ओवर मैनी जनरेशन वो इतनी ज्यादा डिसिमिलर हो गई कि वो मुख्तलिफ स्पीशीज बन गई। Over many generations, the new population could become dissimilar enough to be designated as a separate species। कई जनरेशन के बाद दोनों पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल बैरियर के दोनों तरफ जो पॉपुलेशन थी, वो इतनी डिफरेंट हो गई, इतनी डिसिमिलर हो गई कि उनको सेपरेट स्पीशीज कहा गया। और वो कहता है कि ऐसा ही गलापागोस की फिंचेस के साथ हुआ होगा। गलापागोस की फिंचेस किसी जमाने में उनके बावजदाद, उनके इंसेस्टर एक ही जगह पे रहते होंगे, लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर
आने की वजह से, यानी जब वो मुख्तलिफ आइलैंड्स में बट गई तो हर इन्वायरमेंट का, हर आइलैंड का, सॉरी, हर आइलैंड का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ हो गया। तो हर आइलैंड पे जब मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया तो वो मुख्तलिफ स्पीशीज बन गई। यूं वो कहता है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी एंड अडेप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस। इसके बाद theory of natural selection. By the early 1840s, Darwin had worked out the major feature of his theory of natural selection as the mechanism of evolution. डार्विन ने अपनी थ्योरी जो जिसमें उसने एवोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया, नेचुरल सिलेक्शन, उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। इस थ्योरी को उसने काफी हद तक 1840s में वर्कआउट कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी। 1844 में डार्विन रोट अ लॉन्ग एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड नेचुरल सिलेक्शन। उसने नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीशी पे एक ऐसे लिखा, लेकिन बट बिफोर इट कुड बी पब्लिश, वो ऐसे इससे पहले पब्लिश होता, एल्फ्रेड वेलस एक और साइंटिस्ट था, एक यंग नेचुरलिस्ट था, वर्किंग इन ईस्ट इंडीज में काम करते हुए, develop a theory of natural selection essentially identical to Darwin. 1844 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और नेचुरल सिलेक्शन पे ऐसे तो लिख लिया, लेकिन इससे पहले कि ऐसे पब्लिश होता, एक और यंग साइंटिस्ट था एल्फ्रेड वेलस, उसने डार्विन से मिलती जुलती थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो डेवलप कर ली। फिर डार्विन्स वेलस पेपर, आइडेंटिकल टू डार्विन्स वेलस पेपर, वेलस का पेपर, along with the extract from Darwin's unpublished 1844 essay. वेलस का पेपर और डार्विन की जो 1844 का जो ऐसे था उसका एक्सट्रैक्ट जो था वर प्रेजेंटेड टू लीनियर सोसाइटी ऑफ लंदन ऑन जुलाई 1, 1858। 1858 में, यकम जुलाई 1858 में लीनियर सोसाइटी ऑफ लंदन की एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में ये दोनों पेपर जो थे वो एक साथ पब्लिश हुए, इकट्ठे दोनों के आइडियाज को एक करके प्रेजेंट किया गया। देन डार्विन क्विकली फिनिश हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसने बुक लिखी एंड पब्लिश इट टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसने ये बुक पब्लिश कर दी। उस बुक में डार्विन दो मेजर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है। इन दिस बुक डार्विन डेवलप टू मेन पॉइंट्स। डिसेंट, एक है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, का मतलब यह है कि नई जनरेशंस वेरिएशन के साथ पैदा होती हैं। जब नई जनरेशन पैदा होती हैं वो पहले से मुख्तलिफ होती हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर उसको सिलेक्ट करती है जो जिसके कैरेक्टर्स फेवरेबल होते हैं। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो पॉइंट उसने अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डिस्कस किए। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मीन कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन विद वेरिएशन, नई जनरेशन पैदा होती हैं स्लो वेरिएशन से। डार्विन बिलीव्ड इन द परसीव यूनिटी इन लाइफ, डार्विन लाइफ में यूनिटी का कायल था। लाइफ में यूनिटी से मराद यह है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन ओरिजिन, हैव कॉमन एंसेस्टर। डार्विन को इस बात पे यकीन था, इस बात का, कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंसेस्टर जो है वो कॉमन है, विद ऑल द ऑर्गेनिज्म रिलेटेड थ्रू descent from some common ancestor that lived in the remote past. Darwin believed in a perceived unity in life. लाइफ में यूनिटी का कायल था। लाइफ में यूनिटी मतलब ये कि तमाम, वो ये कहता था कि तमाम ऑर्गेनिज्म रिलेटेड, तमाम ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड हैं, वो आपस में रिश्तेदार हैं, थ्रू डिसेंट, जनरेशंस के जरिए, फ्रॉम सम कॉमन इंसेस्टर, किसी कॉमन इंसेस्टर से,
की जनरेशन का, किसी कॉमन इंसेस्टर की जनरेशन की वजह से सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। जो कॉमन इंसेस्टर रिमोट पास्ट में रहता था, जमाना कदीम में रहने वाला किसी किसी इंसेस्टर की औलादें हैं आजकल जितने भी मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। In the Darwinian view, the history of life is like a tree. डार्विन के बकौल, डार्विन के नजदीक कि लाइफ जो है वो उस ट्री की मानंद है, with multiple branching and de-branching from a common trunk all the way to the tips of the living twigs. वो उस ट्री, लाइफ की हिस्ट्री जो है वो उस ट्री की मानंद है जिसके कॉमन ट्रंक से, कॉमन तने से ब्रांचें निकलती हैं, शाखें निकलती हैं और फिर शाखें निकलती हैं और आखिर कॉम्पलों तक पहुंच जाती हैं। दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ द करंट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म में मौजूदा डाइवर्सिटी है, जो मौजूदा वैरायटी है, वो उस ट्री की मानंद है जिसके कॉमन ट्रंक से ब्रांचेस और मजीद ब्रांचेस निकलती हैं। एट ईच फॉर्क ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री, हर फॉर्क पे जिस जगह से दो शाखें निकलती हैं, एट ईच फॉर्क ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री इज एन इंसेस्टर। हर फॉर्क पे एक इंसेस्टर है which is common to all lines of evolution branching from that fork. उस फॉर्क से निकलने वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका वो कॉमन इंसेस्टर है। तो डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, डार्विन कहता है कि all organisms have the common origin, all organisms have the common ancestor, all organisms are related to one another through a common ancestor. Then natural selection and adaptation. Darwin suggested that population of individual species become better and better adapted to their local environment through natural selection. डार्विन कहता है कि हर स्पीशी की जो पॉपुलेशन है वो अपने लोकल एनवायरनमेंट में बेहतर से बेहतर तरीके से अडेप्ट होती जाती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। डार्विन के बकौल हर स्पीशीज की पॉपुलेशन अपने इलाकाई एनवायरनमेंट में अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से अडेप्ट करती जाती है, डालती जाती है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। Darwin's theory of natural selection was based on the following observation. Overproduction, number 1. Number 2, survival of the fittest, या natural selection. And number 3, evolution of a new species. पहली बात, overproduction. Production of more individual than the environment can support. डार्विन कहता है कि हर स्पीशी के मेंबर में ओवर प्रोडक्शन की एबिलिटी है, रिप्रोडक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए उतनी ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए होते जितने रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। प्रोडक्शन इंडिविजुअल ज्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं, इन्वायरमेंट उनको कम सपोर्ट करता है, यानी इन्वायरमेंट में उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। इस वजह से एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग ईच जनरेशन। इस वजह से हर जनरेशन के बाद कुछ ही इंडिविजुअल जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। पहला पॉइंट ओवर प्रोडक्शन है। डार्विन ये बता रहा है कि हर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में ओवर प्रोडक्शन करते हैं, ओवर प्रोडक्शन की एबिलिटी है। पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ज्यादा होते हैं, इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट कम करता है, रिसोर्सेज कम है, शेल्टर कम है, फूड कम है, वाटर कम है। इस वजह से वो इंडिविजुअल आपस में कंपीट करते हैं
आपस में स्ट्रगल करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। और उस सर्वाइवल की वजह से, उस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है, और हर जनरेशन के बाद जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नंबर 2, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अब उस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो सर्वाइवल है वो कहता है वो रैंडम नहीं है। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम। जब इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, उनके बीच में कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में सर्वाइवल जो है वो रैंडम नहीं है। ये नहीं होता कि कोई भी बच जाएगा, बट सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी कंस्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। बचेगा वही जिसका हेरिडिटी कंस्टिट्यूशन, जिसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स बेहतर होंगे, जिसके जेनेटिक मेकअप बेहतर होगा। Those individual whose inherited characteristic fit them best to their environment, वो इंडिविजुअल जिनके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक उनको बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट में डालेंगे, आर लाइकली टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग देन द लेस फिट इंडिविजुअल। वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनके मुकाबले में जो लेस फिट है। क्या बात हुई? ओवर प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में बचता वही है जिसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स बेहतर होते हैं, जिनके जेनेटिक कैरेक्टर बेहतर होंगे। और बेहतर से मुराद यह है कि जिनके जेनेटिक कैरेक्टर उनकी हेल्प करेंगे कि वो इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करवा सकें, वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकें, वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें, या अपने एनिमी से बच जाए। वो जेनेटिक कैरेक्टर जो है, जो इंडिविजुअल को अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में मदद देंगे, वही इंडिविजुअल बचेंगे। देन एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। ओवर प्रोडक्शन है, इंडिविजुअल में सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होती है, और उस सर्वाइवल में बचता वो है जिसके जेनेटिक कैरेक्टर्स बेहतर होंगे। तो और जिसके जेनेटिक कैरेक्टर बेहतर होंगे वो ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, उनके बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। द अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब इंडिविजुअल में सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी मुख्तलिफ है, विल लीड टू ग्रेजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन। उस वजह से पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती जाएगी, यानी लेस फेवरेबल कैरेक्टर वाले आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे और अच्छे कैरेक्टर वाले बढ़ते जाएंगे, और विद द फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक accumulating of the generation, thus leading to evolution of a new species। और इस तरह एक नई स्पीशीज की एवोल्यूशन हो जाती है, नई स्पीशी बन जाती है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। वो कहता है कि अ पॉपुलेशन ऑफ माइस, बुक पे नहीं दी, मैंने कहीं से चीट किया। अ पॉपुलेशन ऑफ माइस हैज मूव्ड इनटू अ न्यू एरिया where the rocks are very dark। ये माइस की पॉपुलेशन है, ये एक ऐसे एरिया में है जहां रॉक्स डार्क हैं। ड्यू टू नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन सम माइस आर ब्लैक while others are tan। कुछ ब्लैक कलर के हैं, कुछ टैन ब्राउन कलर के हैं। अब ये जो माइस हैं इनको बर्ड्स भी खाएंगे। जब इनको बर्ड्स खाएंगे तो जो टैन माइस हैं ब्राउन कलर के, उनको बर्ड्स आसानी से देख पाएंगे, उनको ज्यादा खाया जाएगा। Tan mice are more visible to predatory birds than the black mice। Thus, tan mice are eaten at higher frequency than the black mice। अब ये कलर जो है, इनका जेनेटिक कैरेक्टर, ये इनकी सर्वाइवल में मदद कर रहा है। ओनली द सर्वाइविंग माइस रीच रिप्रोडक्टिव एज एंड लीव द ऑफस्प्रिंग। जो टैन माइस होंगे, ब्राउन माइस जो हैं, हल्के कलर के माइस जो हैं, उनको ज्यादा खाया जा रहा है, वो कम बच रहे हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर्स उनको फेवर नहीं कर रहे उनके एनवायरनमेंट में।
जबकि ब्लैक माइस जो हैं वो उनके इन्वायरमेंट में उनको बेहतर फिट कर रहे हैं, इसलिए वो बच भी ज्यादा रहे हैं, ब्लैक माइस की सर्वाइवल भी ज्यादा है और उनकी रिप्रोडक्शन रेट भी ज्यादा है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में टैन माइस जो हैं वो खत्म होते जाएंगे और जो ब्लैक माइस है, डार्क माइस है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। और हम कह रहेंगे कि शायद हमें ऐसा लगेगा कि शायद टैन माइस जो हैं, लाइट कलर के माइस जो हैं वो डार्क कलर के माइस में तब्दील हो गए। ऐसी बात हरगिज नहीं है, दोनों किस्म के मौजूद थे, लेकिन जो टैन माइस थे उनके कैरेक्टर अच्छे नहीं थे, वो अपने आप को सरवाइव ना कर सके, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस ना कर सके, इसलिए वो पॉपुलेशन में खत्म होते गए और दूसरे बढ़ते गए। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओवर प्रोडक्शन एंड वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन है, वेरिएशन है, फिर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, और बचता वही है जिसके जेनेटिक कैरेक्टर्स उसको बेस्ट फिट टू द इन्वायरमेंट करेंगे। दिस इज all about Darwin's and Darwinism. Thank you very much.